स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने अपना नया अध्याय विराम चिन्ह प्रारंभ किया था, जिसमें हमने विभिन्न विराम चिन्हों को देखा था और उसमें हमने चर्चा करी थी आपके उद्धरण या अवतरण जो चिन्ह होता है, यानी कि आपके किसकी इन्वर्टेड कॉमा की हमने वहाँ पर चर्चा की थी, जिसके हमने दो भेद भी देखे थे। उनका कब कब प्रयोग किया जाता है वह भी हमने देखा था। तो देखिए, एक बार हम शुरुआत में पुनः जो विराम चिन्ह है उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनका जो चिन्ह है वह कैसा होता है, जिससे ये चीज़ हमारी पक्की हमें याद हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे आपके किसे, तो पहला था पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, फिर आपका अपूर्ण विराम या उपविराम यानी कि कोलन, फिर आपका अर्धविराम सेमी कोलन, अल्प विराम कॉमा। पहले चार ये थे। फिर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, फिर आश्चर्यबोधक या विस्मयादिबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर आपका निर्देश बोधक या निर्देशन यानी कि डैश, फिर योजक चिन्ह यानी कि हाइफन, फिर अवतरण या उद्धरण जिस पर हमने कल चर्चा की आपका इन्वर्टेड कॉमा, कोष्ठक यानी ब्रैकेट, फिर आपका त्रुटिबोधक यानी कि हंसपद, काकपद या फिर विस्मरण चिन्ह यानी कि साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, फिर आपका निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह जिसमें कोलन एंड डैश दोनों आते हैं, फिर लोप निर्देशक यानी कि डैश डैश डैश, उसके बाद आपका लाघव या संक्षेप चिन्ह यानी कि शॉर्ट साइन, फिर आवृत्ति या अनुवृत्ति या पुनरुक्ति चिन्ह यानी डिटो, फिर आपका रेखांकन यानी अंडरलाइन और अंत में तिर्यक चिन्ह था जो कि आपका ऑब्लिक होता है। फिर हमने बात की थी आपके किसकी, तो देखिए अब उद्धरण या अवतरण चिन्ह की, जो कि दो प्रकार का होता है, एकल और द्वित। एकल यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, द्वित यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। एकल में हमने क्या बात करी थी, कब कब प्रयोग में होता है, जब वाक्य में लोकोक्ति या कहावत प्रयोग में ली जाए, या फिर किसी प्रसिद्ध रचना, कवि, लेखक एवं कृति के उपनाम आए, इसके अलावा किसी शब्द पर विशेष बल दिया जाए, फिर था कि कोई विदेशी भाषा का शब्द यदि बीच में आता है, उसके बाद यदि किसी व्यक्ति के कथन को अपनी भाषा में जब बोला जाए या उद्धृत किया जाए, फिर आपका द्वित उद्धरण चिन्ह था जिसमें वक्ता के जो कथन हैं या कोई बड़ी बात कही गई है उसको हूबहू यदि आप उतार देते हैं तो आपका द्वित उद्धरण चिन्ह वहाँ पर आता है। अब हम इससे आगे की चर्चा करेंगे और आज हम पहले बात करेंगे आपके किस पर, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क पर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसे देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में किया जाता है। हम सभी जानते हैं, सामान्यतः इसे हम प्रयोग में लेते हैं। फिर जब किसी वाक्य में वाक्य के कर्ता या वक्ता, वाक्य के कर्ता या वक्ता द्वारा कौन कौन से, क्या, कोई, क्यों, कब, कौन, कहाँ, किस लिए, कैसे, किसे, किसके, किसको, किससे, कितना आदि में प्रश्न किया जा रहा हो या प्रश्न पूछा जा रहा हो, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हो, तो देखिए, वाक्य में कर्ता या वक्ता जो है वह आपसे क्या, क्यों, किसे, किसको, कोई, कौन, कहाँ, किस लिए, किससे, कितने, इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछता है तो आप वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए, उदाहरण है, विराज क्या खाता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर रिद्धिमा कब आएगी, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुप्रिया आज क्यों नहीं आई, तो यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। फिर है, वहाँ कौन बैठा है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। विजय कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग में लिया जाएगा। फिर देखिए, दूसरा इसको कब प्रयोग में लेते हैं, एक पहला तो हमने देख लिया, दूसरा इसका प्रयोग कब होता है, तो दूसरा होता है संदेह या अनिश्चय की स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला तो हम सभी जानते हैं, जो कि सामान्यतः हम प्रयोग में भी लेते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग संदेह या अनिश्चित की स्थिति में भी
प्रयोग होता है। कैसे? तो उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है उदाहरण, आप किधर से आए। तो देखिए यहाँ पर क्या, क्यों, किसे, किससे, इनका प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको संदेह है या अनिश्चय है कि आप किधर से आए। तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रश्न ही पूछा जा रहा है, इसलिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा। फिर आपके पास है आप गांव वाले हैं या बाहर वाले। तो देखिए यहाँ पर भी हम जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप गांव वाले हैं या बाहर वाले हैं। यहाँ पर संदेह है आपको, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं और यह आपका इसी कारण प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर है आपके पास क्या कहा, वे चोर हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कहा, वे चोर हैं। यहाँ पर आपको संदेह है, अनिश्चितता है, तो आप पूछ रहे हैं क्या कहा, वे चोर हैं। तो यहाँ पर इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। अगला उदाहरण है आप अच्छे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आप सामने वाले से उसकी तबीयत या हाल पूछ रहे हैं कि वह अच्छा है ना। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। और फिर अगला है वह घर आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, संदेह है, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि घर आया है या नहीं आया है, इसलिए उससे पूछा जा रहा है। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आया है। तो यहाँ तक आपको जो हमने चर्चा की है वह समझ में आई होगी। क्या बात की है, तो हमने यहाँ पर बात करी है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह की, जिसका प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में। कहाँ पर, तो देखिए पहला था प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा जब कर्ता या वक्ता द्वारा कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएं, क्या, कोई, क्यों, कब, इसके अलावा यदि वह कौन, कहाँ, किस लिए, कैसे, किसे, किसके, किसको, किससे, कितना, इस प्रकार के यदि शब्दों का प्रयोग होता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। उदाहरण हमने देखे, जैसे विराज क्या खाता है, रिद्धिमा कब आएगी, अनुप्रिया आज क्यों नहीं आई, वहाँ कौन बैठा है, विजय कहाँ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको जैसे क्या का प्रयोग मिला, यहाँ पर आपको कब का प्रयोग देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें क्यों का प्रयोग देखने को मिलता है, यहाँ पर कौन का प्रयोग है, यहाँ कहाँ का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए और इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। फिर दूसरा और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है, क्योंकि पहला तो हम सामान्यतः करते ही आ रहे हैं, दूसरा है संदेह या अनिश्चय की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण हमने देखे, देखिए कब होता है, तो आपके संदेह या अनिश्चय की स्थिति में, इसमें भी आपका किसका प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण था आप किधर से आए, आप गांव वाले हैं या बाहर वाले, क्या कहा, वे चोर हैं, आप अच्छे हैं ना, वह घर आया या नहीं। तो इन सभी वाक्यों में आपको अनिश्चितता या फिर संदेह दिखाई देता है, इसलिए इन सभी वाक्यों में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग में लिया गया है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे क्या कहा गया है, इसे देख लेते हैं। आगे कहा गया है परंतु, परंतु क्या, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक भाव नहीं हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जब संदेह है और निश्चय नहीं है तब हमने कहा कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, परंतु वहाँ पर यदि प्रश्न सूचक भाव नहीं है तो फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर नहीं आएगा। जैसे वह नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक नहीं है, यहाँ पर सामान्यतः बात कही जा रही है कि वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर इसी प्रकार से मैं क्या बताऊँ श्रीमान, वह कब और कहाँ जाता है समझ नहीं पा रहा। तो देखिए इसमें भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, बल्कि सामान्यतः वह कह रहा है कि मैं क्या बताऊँ श्रीमान, कि वह कब और कहाँ जाता है समझ नहीं पा रहा, मैं उस चीज़ को समझ में नहीं पा रहा हूँ। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि यदि वाक्य में प्रश्न सूचक भाव
न हो तो नहीं हो तो क्या होगा, तो वहाँ पर आपको प्रश्न बोधक चिन्ह यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर प्रयोग में नहीं लेना है। अब देखिए आगे हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोटों पर। तो देखिए पहला कौन सा है, पहला नोट आपसे क्या कह रहा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। इन दोनों के अलावा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। तो देखिए हमें क्या याद रखना है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए या विस्मयक सूचक यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह आए, इनके आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। तो यह चीज़ हमें याद रखनी है। यदि वाक्य में इन दोनों के अलावा कोई और चिन्ह आ रहे हैं, कोई और विराम चिन्ह आ रहे हैं, तो अंत में आप पूर्ण विराम लगाएंगे। लेकिन यदि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मयादि सूचक चिन्ह आए, यानी कि आपका प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक यदि आते हैं, तो वाक्य के अंत में आपका पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप नहीं आएगा। पहली इम्पोर्टेंट बात। फिर दूसरी देखते हैं। तो देखिए दूसरा नोट क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नोट कह रहा है मनोविकार व्यक्त करने में यदि प्रश्न सूचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक शब्द नहीं लगाया जाता है, उसके स्थान पर विस्मयादि सूचक चिन्ह अथवा पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो देखिए यह क्या कह रहा है, मनोविकार यदि हम व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि हर्ष, उल्लास, एकदम से शौक लगना या फिर विस्मय में चले जाना या फिर इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, मनोविकार जब हम व्यक्त करते हैं उसमें यदि प्रश्न सूचक शब्द आ भी रहा है तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक जो आपका चिन्ह है वह नहीं लगाया जाता है, उसके स्थान पर आप विस्मय सूचक अथवा पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, यह शब्द नहीं, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, तो हमें यह चीज़ भी याद रखनी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपको दिखेगा तो क्या प्रश्न सूचक शब्द, परंतु वह आपके किस में है, मनोविकार में, तो उसके लिए क्या आएगा, वाक्य के अंत में वहाँ पर आएगा या तो विस्मयादिबोधक या फिर पूर्ण विराम। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, जैसे क्या विराट कोहली ने फिर शतक लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर यह क्या है, शब्द प्रश्न सूचक है लेकिन मनोविकार दिखा रहा है। इसी प्रकार से राम राम उसने यह क्या किया। तो देखिए यहाँ पर भी प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर आप मनोविकार दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द नहीं आता है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर या तो पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप या फिर आपके क्या आया, या फिर आया आपके विस्मय सूचक यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये दो यहाँ पर आते हैं। फिर हम तीसरे नोट की बात करते हैं। तो देखिए यह क्या कहता है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए तीसरा नोट आपसे कहता है, यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या कह रहा है कि यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हों, यानी कि एक ही वाक्य में कई सारे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हों, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। ऐसा नहीं कि हर एक प्रश्न सूचक शब्द के बाद हम जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, वाक्य के अंत में ही लगेगा। उदाहरण से देखते हैं, जैसे तुम कब आए, कैसे आए और मुझसे क्या चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में लगाया गया है। यहाँ पर कब, कैसे, क्या, ये सभी आपके प्रश्न सूचक उपवाक्य हैं। यहाँ पर तुम कब आए, कैसे आए और मुझसे क्या चाहते हो, यहाँ पर तीन हैं आपके पास, परंतु हमने वाक्य के अंत में ही आपका जो है प्रश्न सूचक जो चिन्ह है उसे लगाया है। फिर अगला है, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। तो यहाँ भी देखिए वाक्य के अंत में ही हमने क्या लगाया है, वाक्य के अंत में ही प्रश्न सूचक चिन्ह को यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ तक कि आपको जो बात हमने की है वह स्पष्ट हुई होगी। सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है
वह प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। सामान्य थे, जैसे हमने देखा था विराज क्या खाता है, रिद्धिमा कब आएगी, इस प्रकार से। फिर हमने दूसरा प्रयोग देखा, संदेह या अनिश्चय की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ प्रश्न सूचक बोध होना चाहिए। जैसे आप किधर से आए, आप गांव वाले हैं या बाहर वाले। परंतु यदि वहाँ पर हमने बात की थी कि आपको यदि प्रश्न सूचक बोध नहीं होता है तो वहाँ पर जो है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमने उदाहरण देखा था, मैं क्या बताऊं श्रीमान, वह कब और कहाँ जाता है मुझे पर नहीं पता, इस प्रकार से हमने देखा था। फिर हमने देखिए, यदि हम यहाँ पर हम एक बार पुनः चर्चा करें तो देखिए हमने एक महत्वपूर्ण नोट की चर्चा करी, और नोट क्या कहता है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। इन दोनों के अलावा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। तो यदि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क हो या फिर विस्मयादि सूचक यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आपका सेकंड नोट क्या कहता है, सेकंड कहता है कि मनोविकार व्यक्त करने में यदि प्रश्न सूचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाया जाता मनोविकार व्यक्त करने में। उसके स्थान पर विस्मयादि सूचक चिन्ह अथवा पूर्ण विराम लगाया जाता है यदि हम मनोविकार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे उदाहरण हमने देखा, राम राम उसने यह क्या किया, तो यहाँ पर हम प्रश्न सूचक शब्द है लेकिन यहाँ पर हम मनोविकार प्रकट कर रहे हैं। फिर एक और उदाहरण था, क्या विराट कोहली ने फिर शतक लगा दिया, तो यहाँ पर भी हम एक प्रकार का मनोविकार, हर्ष, खुशी, उल्लास इन्हें प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपका प्रश्न सूचक चिन्ह न आकर विस्मयादि सूचक चिन्ह आएगा। फिर देखिए हमने यहाँ पर बात करी आपके तीसरे नोट की, तो तीसरा नोट क्या कहता है, तो देखिए तीसरा नोट हमसे कहता है यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही आपका प्रश्न सूचक चिन्ह वहाँ पर आएगा। यदि एक ही वाक्य में कई सारे प्रश्न सूचक उपवाक्य हों तो वाक्य की समाप्ति पर ही आपका प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, पहला था तुम कब आए, कैसे आए और मुझसे क्या चाहते हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन हमने वाक्य के अंत में ही आपके प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। फिर इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण था, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, तो यहाँ भी हमने जो है 3 विभिन्न प्रश्न किए हैं लेकिन हमने वाक्य के अंत में ही प्रयोग किया है किसका, आपके प्रश्न सूचक चिन्ह का। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगले आपके विराम चिन्ह पर बात करेंगे। तो हमारे पास तीसरा जो विराम चिन्ह आता है वो है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि आपका इस प्रकार से बनता है। यह कब कब प्रयोग में लिया जाता है, देखिए हम सभी जानते हैं ये बहुत ही आसान भी है। तो देखिए इस पर हम बात कर लेते हैं। तो यह कहता है विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रेम, शोक, घृणा, भय, व्यंग्य, दुख, आशीर्वाद आदि की सूचना देने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह, वाह, आहा, उफ, छी, हाय, अरे, शाबाश, छी आदि। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रेम, शोक, घृणा, भय, व्यंग्य, दुख, आशीर्वाद, इन सभी की सूचना देने के लिए। फिर यदि हम बात करें तो देखिए वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग भाव सूचक शब्द के बाद किया जाता है। कब, तो भाव सूचक शब्द जिसमें हमें घृणा का भाव आए, हर्ष का भाव आए, उनके बाद इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके पूर्ण विराम का। तो देखिए उदाहरणों से इसे समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, अरे तुम यहाँ भी आ गए, तो यहाँ पर आश्चर्य है, विस्मय है यहाँ पर। फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर हर्ष है। फिर देखिए छी कितनी गंदी बात है, यानी कि घृणा। फिर हाय, अब क्या होगा, यहाँ पर आप दुख, शोक प्रकट कर रहे हैं। क्या वह मर गया, तो यह भी विस्मय या आश्चर्य। फिर नहीं, यह
नहीं हो सकता। तो यह भी आप यहाँ क्या दिखा रहे हैं, यहाँ भी आप दिखा रहे हैं शोक। यह क्या है, नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता, यहाँ पर आप शोक दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने क्या बात करी इसमें, तीसरा हमने चिन्ह देखा है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसमें अभी तक हमने चर्चा करी कि यहाँ पर आप क्या क्या दिखाते हैं, विस्मय, यदि वाक्य में विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, प्रेम, शोक, घृणा, भय, व्यंग्य, दुख, आशीर्वाद, ये सभी चीज़ों की यदि वहाँ पर बोध हो या उनकी सूचना मिले तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से हमने देखे, तो एक था आपका आह, वाह, आहा, उफ, छी, हाय, अरे, शाबाश, छी, इन सभी शब्दों का वहाँ पर प्रयोग होता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि वाक्य में, देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग भाव सूचक शब्द के बाद किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, अरे तुम यहाँ भी आ गए, यह आपका विस्मय दिखा रहा था, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह हर्ष दिखाता है, छी कितनी गंदी बात है, घृणा, हाय अब क्या होगा, शोक, भय, दुख, क्या वह मर गया, आश्चर्य, नहीं यह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम शोक प्रकट कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे भी हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तो देखिए यहाँ पर अंत में आपका भाव सूचक शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह आपका आशीर्वाद दिखा रहा है। फिर मैं जानता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो, तो यहाँ पर भी आपका व्यंग्य किया जा रहा है, यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, इसलिए आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आया। राम राम, उसने यह क्या कर दिया, शोक, छी कैसी दुर्गंध आ रही है, घृणा। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमने देखा कि जब हम वाक्य की शुरुआत में ही भाव सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, विस्मयादि वो सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो वहीं पर आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण देखा, तुम्हारा कल्याण हो, तो इसमें आशीर्वाद दिया गया और भाव सूचक शब्द अंत में है, इसलिए अंत में आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह आया। फिर दूसरा उदाहरण था, मैं जानता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो, यहाँ पर व्यंग्य किया गया है और इसलिए अंत में आपका भाव जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर राम राम, उसने यह क्या कर दिया, शोक दिखाया गया, और छी कैसी दुर्गंध आ रही है, तो यहाँ पर आपको घृणा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण नोट की। तो देखिए बात करते हैं इसकी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है नोट यहाँ पर, तो देखिए यह कह रहा है कि विस्मयादिबोधक शब्दों में व्याकरणिक कोटियों जैसे कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार नहीं होता है, अतः ये अविकारी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बात है कि विस्मयादिबोधक शब्दों में व्याकरणिक कोटियों यानी कि आपके लिंग, वचन, कारक, इनके कारण विकार नहीं होता है, और जिसमें विकार ना हो वे क्या कहलाते हैं, वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अविकारी। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि विस्मयादिबोधक शब्द आपके अविकारी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो देखिए आपके विस्मयादिबोधक शब्द ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अविकारी। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमें याद रखना है। जैसे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में कि ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सदैव, लेकिन अधिकतर ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, कभी कभार अंत में भी आते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखे, तुम्हारा कल्याण हो, और दूसरा था मैं जानता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो।
फिर अगली बात देखते हैं। तो देखिए अगली बात क्या है, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक नहीं है। तो देखिए ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक नहीं हैं। इसके अलावा ये केवल शोक और घृणा का भाव ही प्रकट नहीं करते, बल्कि इनके अतिरिक्त आश्चर्य, हर्ष, व्यंग्य, आशीर्वाद एवं अन्य मनोभाव को भी प्रकट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए पहली चीज़ है कि ये प्राय जो है वाक्य के आरंभ में आते हैं। प्राय यानी कि अधिकतर। तो देखिए हमें याद रखना है कि अधिकतर ये कहाँ आते हैं, अधिकतर ये आते हैं वाक्य के प्रारंभ में, लेकिन कभी कभार वाक्य के अंत में भी विस्मयादि सूचक चिन्ह आता है। फिर ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक नहीं हैं। और फिर ये केवल और केवल शोक और घृणा ही नहीं, बल्कि आपके आश्चर्य, हर्ष, व्यंग्य, आशीर्वाद एवं अन्य मनोभावों को भी प्रकट करते हैं। तो ये कई मनोभावों को यहाँ पर प्रकट करते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, तो देखिए अगली बात यहाँ पर कही गई है, ये संबोधन कारक चिन्ह के रूप में भी संबोधन के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये संबोधन कारक चिन्ह के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं संबोधन के लिए। जैसे हे प्रभु, तो देखिए यहाँ पर आया मुझे शक्ति दो। फिर हे प्रभु मुझे सब इंस्पेक्टर बना दो। ए भाई जरा देख के चलो। अरे रिद्धमा तुम ननिहाल से कब लौटी। तो देखिए ये क्या है, ये है आपके यहाँ पर क्या, तो ये है आपका किस प्रकार से ये संबोधन कारक चिन्ह के रूप में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। तो देखिए यह भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, जो आपको याद रखना है कि ये संबोधन कारक चिन्ह के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए, संबोधन के लिए। जैसे हमने देखा हे प्रभु मुझे सब इंस्पेक्टर बना दो, तो यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है, उसके लिए यह प्रयोग में लिया गया। फिर ए भाई जरा देख के चलो। फिर अरे रिद्धमा तुम ननिहाल से कब लौटी। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ हमने प्रमुख बातों की चर्चा की है, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उससे संबंधित कुछ आपकी प्रमुख बातें हैं जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा करी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये दो हैं कि एक तो यह कि प्राय वाक्य के प्रारंभ में, प्राय मतलब अधिकतर, ऐसा नहीं कि हमेशा ही, अधिकतर ऐसा होगा कि ये वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होंगे। फिर इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि ये संबोधन के काम में भी आते हैं, संबोधन कारक चिन्ह के रूप में भी प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसके हमने यहाँ पर उदाहरण भी देखे। यहाँ पर मनोभाव नहीं है लेकिन संबोधन किया जा रहा है। ये हम कारक जो अध्याय था उसमें भी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे अब हमारे पास जो चौथा आपका विराम चिन्ह है वह है आपका हंसपद, त्रुटिबोधक चिन्ह, काकपद या विस्मरण चिन्ह जिसे आप कहते हैं। अगला चिन्ह कौन सा है, अगला है आपका त्रुटिबोधक, लेकिन इसके अन्य नाम भी हमें याद रखने हैं, हंसपद और काकपद और विस्मरण चिन्ह, जो कि आपका इस प्रकार से बनता है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है, बहुत ही छोटा सा है, इसकी और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यह क्या कह रहा है कि जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाए। कब, जब कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस छूटे हुए अंश को लिख देते हैं। जैसे कि मुझे आज जाना था लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कहाँ जाना था वह हम लिखना भूल गए, हमें जाना था अजमेर, तो हमने यहाँ पर अजमेर को जो है लिखा है आपके किससे, तो लिखा है आपके त्रुटिबोधक चिन्ह या हंसपद या काकपद या फिर जिसे आप विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं उसके द्वारा इसे लिखा गया है। तो आपको यह समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा है त्रुटिबोधक चिन्ह। सबसे पहले तो हमें इसके अन्य नाम याद करने हैं। तो देखिए इसके जो बाकी के नाम हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो त्रुटिबोधक चिन्ह को आप क्या कहते हैं, इसको आप हंसपद कहते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दो तो इसमें पक्षियों के नाम है हंस और काक, तो हंसपद और इसे कहते हैं आप काकपद। फिर दूसरा त्रुटि हो गई, यानी कि आपको याद नहीं रहा, उसका स्मरण नहीं रहा, तो इसलिए यह है आपका विस्मरण चिन्ह। तो यहाँ से आपको
याद रखने में आसानी होगी। दो तो पक्षियों के नाम हंस और काक, और हमें याद नहीं रहा, स्मरण नहीं रहा, इसलिए विस्मरण चिन्ह। तो इसके अन्य नाम क्या हैं त्रुटिबोधक चिन्ह के? हंस पद, काक पद और विस्मरण चिन्ह। तो पहली चीज़ तो आपको यह याद हो गई होगी। दूसरा बहुत ही आसान है, कब प्रयोग में लिया जाता है? जब वाक्यांश में कोई भी शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण हमने देखा, मुझे आज जाना है, इसमें हम कहाँ जाना है लिखना भूल गए तो हमने लिखा अजमेर जाना है। ठीक है, फिर इसके अलावा भी आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मुझे केरल घूमने जाना है, तो हमने यदि लिखा, देखिए उदाहरण एक और हम ले लेते हैं, मुझे, और मैंने लिखा घूमने जाना है। अब कहाँ घूमने जाना है वह हम भूल गए, तो इस प्रकार से आप चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे मुझे केरल घूमने जाना है। तो यह आपका क्या हुआ? यह आपका हुआ त्रुटिबोधक चिन्ह, जिसके अन्य नाम क्या हैं? हंसपद, काकपद और विस्मरण चिन्ह। यह इसलिए इसके यहाँ पर नाम महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए नाम आप याद रखें, इसके जो अलग अलग नाम हैं, क्योंकि यह इनसे पूछा जा सकता है आपसे, या फिर ऐसे भी कि यह किस चिन्ह का नाम है। तो आज की चर्चा यहीं तक, इसके आगे की चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हमने आपके कवर किए कौन कौन से? तो देखिए सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक चिन्ह पर चर्चा करी, उस पर हमने काफ़ी चर्चा की। उसके बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है उस पर चर्चा करी कि उसका प्रयोग कब कब करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें की। और फिर अंत में हमने बात की है आपके हंसपद, काकपद, विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिबोधक चिन्ह की। तो आपको यहाँ तक की जो बात है वो काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। आराम आराम से हम इसे कवर करेंगे, काफ़ी बड़ा है ये, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएं।